दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स और हम पहुंच चुके हैं इस कोर्स के 4th वीक में। ये इस वीक का पहला लेक्चर है। अभी तक जो हमने इस कोर्स में देखा है उसमें पहले वीक में हमने नेचर ऑफ लॉजिक को समझा और लॉजिक में प्रयोग में आने वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने पहले वीक में सीखा था। फिर दूसरे वीक में इनफॉर्मल फैलेसीज़ पे चर्चा हुई थी। थर्ड वीक में टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स आपके सामने रखे गए थे, जिसमें मेनली 2 टाइप्स की बात हुई थी, इंडक्टिव आर्गुमेंट्स एंड डिडक्टिव आर्गुमेंट्स। देन उसी वीक में हमने ये भी देखा था कि जो हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं उनको कैसे किन पदों में किन टर्म्स में इवैल्यूएट किया जाता है। ये वीक से हम एनालिसिस ऑफ आर्गुमेंट्स शुरू कर रहे हैं और एनालिसिस ऑफ आर्गुमेंट की जो बात है वो मेनली डिडक्टिव लॉजिक के लिए ज़रूरी होती है। एनालिसिस ऑफ आर्गुमेंट्स को क्यों करते हैं, एनालिसिस करते हुए आगे क्या क्या हमें मिलता है वो हम देखेंगे। लेकिन ये यहाँ पे स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि हम लोग अब यहाँ से मेनली डिडक्टिव लॉजिक पर फोकस करना शुरू कर रहे हैं और आगे के कुछ वीक्स डिडक्टिव लॉजिक को ही डिवोटेड होंगे। हम लोग इस वीक में जो चीज़ें देखेंगे उसमें सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एनालिसिस ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होता है, हाउ डू वी डू इट, एनालिसिस किसको कहा जाता है, आर्गुमेंट्स की एनालिसिस करनी क्यों ज़रूरी हो जाती है। उसी क्रम में आगे हम ये देखेंगे कि जो एनालिसिस का जो हम एनालिसिस करने में जो हमें कंपोनेंट्स मिल रहे हैं उनमें एक मेजर कंपोनेंट के रूप में, मेन कंपोनेंट के रूप में स्टेटमेंट्स आते हैं और बहुत सारे स्टेटमेंट्स के टाइप जो हम पढ़ते हैं आर्गुमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, उनमें से जो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ प्रोपोजिशन है वो है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। उसकी डिटेल्ड स्टडी इस वीक में हम लोग करेंगे। तो जब हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की स्टडी करेंगे उसके दौरान हम ये देखेंगे कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन किन से बने हुए होते हैं, उनके बीच क्या क्लेम किया जाता है। हम देखेंगे कि 2 टर्म्स से बने होते हैं, सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म से, जो कि कैटेगरीज़ को डिनोट करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि जब वो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्लेम करता है तो वो क्लेम किस प्रकार का होता है, कैटेगोरिकल होता है या हाइपोथेटिकल होता है। जो भी कैटेगोरिकल क्लेम होते हैं इसमें ये स्पष्ट किया जाएगा कि कोई भी हाइपोथेटिकल क्लेम होने की बजाय अनकंडीशनल क्लेम होता है। फिर आगे हम ये देखेंगे कि एक क्लास के मेंबर्स को दूसरे क्लास में इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की जो क्लेम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में किया जाता है उसका नेचर क्या होता है, क्लास क्या होते हैं, क्लास का मेंबरशिप क्या होता है, और फिर क्लास के जो क्लास को डिनोट करने वाले जो टर्म्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में, कब वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। फिर हम अगर संभव हुआ तो कुछ मॉडर्न रिप्रेजेंटेशंस को इस वीक कवर करने का प्रयास करेंगे। उन मॉडर्न रिप्रेजेंटेशंस में एक है वेन डायग्राम, जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और साथ में एक अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी किया गया था जॉर्ज बूल के द्वारा, जिसको हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ साथ कोशिश यह रहेगी कि जिस भी कॉन्सेप्ट को हम समझें उसी के साथ उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने का प्रयास करें। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीक का पहला लेक्चर। पहले पार्ट में एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट्स से रिलेटेड कुछ चर्चा होगी, जो कि यह समझाने का प्रयास होगा कि एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस डिडक्टिव आर्गुमेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, एनालिसिस किस प्रकार से डिडक्टिव आर्गुमेंट्स का किया जाता है, वो करके आपके सामने एक स्पष्टीकरण दिया जाएगा। Appraisal of deductive arguments depends on the understanding of its form.
Furthermore, the form of an argument is exhibited through the relation of its constituents. As the constituents of an argument and relations among those constituents vary, so the form of an argument. For this reason, we need a method which is helpful in determining the form, its nature, and essential features of an argument under investigation. The method that helps us in this task is the method of analysis. पिछले वीक्स में जो चर्चाएं हुई उनमें आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब हमने डिडक्टिव आर्गुमेंट्स की खासियत बताई उस समय पर आपको ये भी स्पष्ट किया गया कि जब उनका इवैल्यूएशन होता है तो उनका इवैल्यूएशन वैलिड और इनवैलिड के पदों में किया जाता है। वैलिड और इनवैलिड का इवैल्यूएशन करने के लिए जो वैलिडिटी है उसके लिए बताया गया कि वैलिडिटी एक फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है। किसी भी डिडक्टिव आर्गुमेंट को ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि वो वैलिड है या इनवैलिड है, हमें उसके फॉर्म को देखना पड़ता है। जब हम डिडक्टिव आर्गुमेंट का फॉर्म देखते हैं तो उसके फॉर्म में एक कोई सिंपल एलिमेंट नहीं है। फॉर्म अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जा रहा है कि फॉर्म और कंटेंट का भेद करते समय आपके सामने ये बात रखी गई होगी कि जो फॉर्म होता है वो कंटेंट्स के आपस के रिलेशंस को एग्जिबिट करता है। किस मोड में उनके रिलेशंस हैं वो फॉर्म के द्वारा सामने लाया जाता है। तो ये जो बहुत सारे कंटेंट्स और उनके बीच के आपस के रिलेशंस मिलकर फॉर्म बना रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स होता है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स को स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको टुकड़ों में तोड़ें, हम उसको वो कॉम्प्लेक्स जिन चीज़ों से बना है, जिन कंस्टिट्यूएंट से बना है, उन तक पहुंचकर उसको समझने का प्रयास करें। और जब हम उसके कंस्टिट्यूएंट्स को समझ लेते हैं, उस कॉम्प्लेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझ लेते हैं, तब हम फिर पुनः आकर उस पूरे होल को इकट्ठा करके देख सकते हैं और फिर वो जो पूरा होल होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, वो हमारे लिए नोन हो जाता है। तो इस तरह हमने समझा कि वो जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हम फॉर्म कह रहे हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट का, उसको समझने के लिए किस प्रकार से हमें एक मेथड की आवश्यकता है। और वो मेथड मुख्य रूप से जो हम मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो हमें हेल्पफुल होता है, वो मेथड होता है एनालिसिस का मेथड। चलिए समझते हैं एनालिसिस क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एनालिसिस इज़ इटसेल्फ अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, बट वी शैल नॉट एंटर इनटू दैट डिस्कशन हियर। यहाँ हमें देखना चाहिए कि जो ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि एनालिसिस क्या होता है, तो एनालिसिस क्या होता है, नेचर ऑफ एनालिसिस समझाने हेतु उसको बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इसको डिबेट का विषय बनाया हुआ है। उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वो प्रिसाइजली समझें कि एनालिसिस क्या है, क्योंकि वो एक दौर है, एक बाकायदा एक बहुत सारे स्कूल के लोग हैं, एक स्कूल बना लिए हैं बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, जिनको आप कहते हैं एनालिटिक स्कूल, और उनके पैरेलल एक कॉन्टिनेंटल स्कूल चलता है। वो फ़िलॉसफी के अध्ययन में देखा जाता है इसको। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो फ़िलोसोफर्स के बीच एनालिसिस को लेकर डिबेट चल रहा है, हम उस डिबेट में जाने की बजाय, चूँकि ये प्रिलिमिनरी स्टडी है, ये बिगिनर्स के लिए कोर्स है, तो यहाँ पर इस तरह के कोई डिस्कशन को करने की बजाय हम लोग जो उसकी रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी बहुत ही बेसिक और काम चलाऊँ कह सकते हैं, जिससे कि काम हमारा हो जाए, उस तरह की अंडरस्टैंडिंग जो एनालिसिस की है, उसको ही समझते हुए, उसको ही लेते हुए हम अपने एनालिसिस के वर्क को, और हम ये भी देखेंगे कि इतना ही हमारे लिए, हमारे पर्पज़ को जितना सर्व करने के लिए ज़रूरी है, वो यहाँ से हमको इस अंडरस्टैंडिंग से मिल जाता है। We will do with a rudimentary understanding of analysis that works well for our purpose.
Analysis is a process of breaking a complex into its parts and trying to understand the whole through the understanding of its basic parts. Those basic parts are considered simple in the sense that they do not break into further parts without losing their significance or relevance. एनालिसिस एक जिस रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं, उस रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स को उसके टुकड़ों में तोड़ते हैं या उसके कंपोनेंट्स में, कंस्टिट्यूएंट्स में तोड़ते हैं। और चूँकि एनालिसिस इस प्रकार का मेथड है और हमें जो अपने आर्गुमेंट्स के साथ करना है वो कुछ इसी तरह का काम करना था, इसलिए ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हो जाता है आर्गुमेंट्स की स्टडी के लिए। तो एनालिसिस जब हम उसको उसके पार्ट्स में तोड़ते हैं और जो पार्ट्स टूटने के बाद आते हैं, तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जब हम उनको टुकड़ों में तोड़ते हैं या उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कितना भी उनको तोड़ते जाएं। हम ऐसा नहीं है कि नेचर ऑफ रियलिटी की स्टडी कर रहे हैं और एटम्स को तोड़ के उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक पहुँचना ज़रूरी है। यहाँ पर जो एनालिसिस किया जाता है उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि किसी भी सिस्टम का जो रेलेवेंट कंपोनेंट है वो वही होता है जिसके बीच के रिलेशन से वो सिस्टम बना हुआ है। अगर कोई कंपोनेंट को इतना तोड़ा जाए कि वो रेलेवेंट ही ना रह जाए, यानी कि उस टुकड़े का, जिस टुकड़े का कोई रोल, यानी जिस टुकड़े का बाकी टुकड़ों से जो रिलेशन है, उस रिलेशन का अगर उस सिस्टम में कोई रोल नहीं है, तो हम इतने दूर तक उसको तोड़ने का काम नहीं करते हैं। तो हमें एनालिसिस करते समय ये ध्यान देना है कि कितना एनालिसिस करना ज़रूरी है, किस स्टेप तक आगे बढ़ना है एनालिसिस में, और जब हमारे आंसर मिल जाए, हम पूरी क्लैरिटी के साथ चीज़ को देख लें कि हाँ, यहाँ पे इन चीज़ों के बीच, इन कंपोनेंट्स के बीच के रिलेशन का रिज़ल्ट है हमारा जो सिस्टम है। जैसे कि हमारा यहाँ पे सिस्टम है फॉर्म ऑफ एन आर्गुमेंट, तो अगर वो हम डिटेक्ट कर लें, पूरी तरह समझ जाएं, तो फिर उससे फर्दर एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से एनालिसिस को का नेचर क्या है वो हमने स्पष्ट किया आपके सामने। एनालिसिस कितना करना चाहिए ये भी बताने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाई डू वी एनालाइज डिडक्टिव आर्गूमेंट्स? हम डिडक्टिव आर्गूमेंट्स को क्यों एनालाइज करते हैं, क्या ज़रूरत है? तो उसके लिए कुछ आंसर इस प्रकार दिए जा सकते हैं। वी एनालाइज डिडक्टिव आर्गूमेंट्स बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर फॉर्म्स। The forms of deductive arguments are a complex phenomena. A complex phenomena can be broken down in its parts. Understanding of basic or fundamental parts and their interrelationships helps us understand the complex phenomena. In this case, the form of an argument. तो इस तरह अगर कोई हमसे ये सवाल करे कि हम क्यों डिडक्टिव आर्गुमेंट्स को एनालाइज करते हैं, तो इन पॉइंट्स के थ्रू इस बात को आंसर कर सकते हैं कि क्यों डिडक्टिव आर्गुमेंट्स की एनालिसिस की जाती है और क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले बताया गया, चूँकि हमको फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करना है, डिडक्टिव आर्गुमेंट्स के फॉर्म्स को समझना है। फिर हमने ये समझा कि वो फॉर्म अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है और किसी भी कॉम्प्लेक्स को स्टडी करने के लिए उसके पार्ट्स में उसको अगर तोड़ करके देखा जाए और फिर उन पार्ट्स के आपसी रिलेशन को समझा जाए, तो इस प्रकार से उस होल को, उस कॉम्प्लेक्स को समझना आसान हो जाता है। और इस तरह से जो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने की है कि किसी भी एनालिसिस के लिए एक चीज़ प्री सपोज की जाती है, एक प्री सपोजिशन रखा जाता है। वो प्री सपोजिशन ये है कि हमें पहले ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जिस कॉम्प्लेक्स को या होल को हम एनालाइज करने जा रहे हैं उसकी खासियत ये है कि वो होल अपने पार्ट्स के कलेक्शन से कुछ भी ज़्यादा नहीं है। अगर पार्ट्स और उनके बीच के रिलेशन से कुछ एक्स्ट्रा अगर होल को अज्यूम करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ हमको पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने से और उनके बीच के रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के बावजूद भी वो एक्स्ट्रा चीज़ की जानकारी हमको नहीं हो पाएगी।
तो जो भी एनालिसिस को कारगर मेथड की तरह देखते हैं वो ये बात प्री सपोज करके चलते हैं कि होल इज़ नॉट मोर देन द कलेक्शन ऑफ इट्स पार्ट्स। इस प्री सपोजिशन को हम लोग एज अ लॉजिशियंस जब इस आर्गूमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं तो हम भी इस प्री सपोजिशन को रख कर ही एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि आर्गूमेंट्स जो हैं वो आर्गूमेंट्स अपने कंपोनेंट्स और उसके रिलेशन से ही जो भी डेराइव करते हैं। और यहाँ पर जो डिडक्टिव आर्गूमेंट हैं उनके लिए तो और भी ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डिडक्टिव आर्गूमेंट्स के कंक्लूजन में ऐसा कुछ भी नहीं आता है जो कि प्रेमिसेस में ऑलरेडी नहीं होता है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि एनालिसिस क्या होता है, डिडक्टिव आर्गूमेंट्स का एनालिसिस क्यों किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं और एक जो आर्गूमेंट्स हैं उनकी एनालिसिस करने का काम शुरू करते हैं। आर्गूमेंट्स को किस प्रकार से एनालाइज करेंगे। इफ़ वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव आर्गूमेंट्स, दैट मीन्स when we break them into their constituents, at first level of this we find statements. So the understanding of the nature and types of statement is important. जब पहले भी हमने ये समझा है कि आर्गूमेंट्स के जो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर आर्गूमेंट्स को तोड़ते हैं हम तो हमको क्या दिखते हैं, हमको स्टेटमेंट्स दिखते हैं। यानी कि आर्गूमेंट्स बना हुआ है स्टेटमेंट से, ये सबसे पहले दिखता है। तो इसलिए स्टेटमेंट्स की स्टडी करना, स्टेटमेंट्स के नेचर को समझना और स्टेटमेंट्स का आपसी रिलेशन अगर होता है तो कैसा होता है, इसको भी समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वी सी दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, बट अ ब्रॉड बेस्ड डिस्टिंक्शन can be made between simple and compound statements, and then we can say that as primary constituents of an argument we can have simple or compound statements. As compound statements are related statements, their interrelations can contribute in deriving a conclusion. But if no compound statements are available in a deductive argument, then such simple statements can be utilized for reasoning only if they are internally connected to each other, and so we need further analysis. Statements को जब हमने प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह देखा आर्गूमेंट के, यानी कि एनालिसिस के पहले स्टेप पे जब हमें स्टेटमेंट्स मिले तो वहाँ पर हमारे सामने दो संभावनाएं हो जाती हैं। एक तो संभावना ये रहती है कि क्या जो आर्गुमेंट है उसमें रीजनिंग स्टेटमेंट्स के आपसी कनेक्शन की बदौलत हुआ है, या जो कंक्लूजन डेराइव किया गया है वो कुछ स्टेटमेंट्स के ही आपसी कनेक्शन के ध्यान में रखकर उसको आधार बनाकर डेरिवेशन किया गया है या नहीं किया गया है। ऐसा तभी किया जा सकता है दो स्टेटमेंट्स के आपसी कनेक्शन को, आपसी रिलेशन को आधार बनाकर। जब हम यहाँ रिलेशन की बात कर रहे हैं तो दो स्टेटमेंट के एक्सटर्नल रिलेशन की बात हो रही है, यानी कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से एक्सटर्नली कनेक्टेड हो। अगर दो स्टेटमेंट्स इस प्रकार से कनेक्टेड हैं और उनको बेस करके, उनको आधार बना करके रीजनिंग का प्रोसेस चल रहा है अगर किसी आर्गुमेंट में, तब हमें उनके आपसी रिलेशन को ही एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट की तरह प्रोपोजिशंस को लेकर और उनके आपसी रिलेशंस के नेचर को समझ करके हम उस पूरे आर्गुमेंट का जो पूरा कैरेक्टर है उसको अपने दिमाग में क्लियर कर सकते हैं, वो सामने टेबल पर रख सकते हैं उसके पूरे ढांचे को। तो इस तरह हमने देखा कि जब ऐसा होगा कि स्टेटमेंट्स के आपसी रिलेशन की वजह से अगर कोई रीजनिंग होगी तो वहाँ पर ज़रूरी ये हो जाता है कि कुछ स्टेटमेंट्स आपस में कनेक्टेड होकर या तो प्रेमिस के रूप में या तो कंक्लूजन में आएँ। अगर किसी आर्गुमेंट में ऐसा नहीं है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं है, यानी कि किसी एक्सटर्नल कनेक्टिव के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, तो उस आर्गुमेंट में जो रीजनिंग होगी, जो कंक्लूजन का डेरिवेशन होगा, उस डेरिवेशन के लिए ज़रूरी हो जाता है कि
उन स्टेटमेंट्स में आपस में कनेक्शन एक इंटरनल कंपोनेंट की वजह से हो रहा हो। तो हमें जब रीजनिंग को समझना है, आर्गुमेंट की एनालिसिस करनी है, तो हमें किसी भी इंटरनल कनेक्शन को एक्सप्लिसिट करना ज़रूरी हो जाता है। हमें ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि जो भी कनेक्शन है वो सब एक्सटर्नल हो जाए और उसकी स्टडी करना पूरी तरह एक्सप्लिसिट हो। तो ऐसा करने के लिए हम लोग उस जो स्टेटमेंट्स हैं जिनके बीच इंटरनल कनेक्शन की वजह से रीजनिंग हुई है उसके अंदर जाते हैं और वो स्टेटमेंट की फ़र्दर एनालिसिस करके वो स्टेटमेंट किन किन चीज़ों से, किन किन कंपोनेंट्स से बना हुआ है, वो कंपोनेंट्स पर पहुंचकर फिर उन कंपोनेंट्स के आपसी रिलेशन को समझते हैं। और चूँकि उन कंपोनेंट्स के बीच का जो आपसी रिलेशन वो उन कंपोनेंट्स की नज़र से को ध्यान में रखकर अगर बात करें तो वो एक्सटर्नल होता है। वो भले स्टेटमेंट के अंदर का रिलेशन है, इंटरनल है, लेकिन उन कंपोनेंट्स को अगर बेसिक कंपोनेंट माने तो फिर वहाँ पर जो भी रिलेशन होता है वो एक्सटर्नल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि एनालिसिस के लेवल को जब हम रीजनिंग में करते हैं ना, आर्गुमेंट के एनालिसिस करते हैं, तो कब आगे ले जाना है और कब स्टेटमेंट्स के लेवल पे ही रुकना है। तो इसके लिए ध्यान देने की बात यह है कि हम तब एनालिसिस को फर्दर ले जाएंगे, स्टेटमेंट्स की अंदर ले जाएंगे, जब स्टेटमेंट्स के बाहर के कनेक्शंस की वजह से वो रीजनिंग की गई है ऐसा कह पाना, निश्चित कर पाना संभव न हो और ये दिखे कि यहाँ पर जो रीजनिंग है वो स्टेटमेंट्स के इंटरनल कनेक्शंस की वजह से हुई है। और वो इंटरनल कनेक्शंस स्टेटमेंट के भले इंटरनल कनेक्शन हैं, लेकिन स्टेटमेंट के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके एक्सटर्नल कनेक्शन वो बन जाते हैं। इसीलिए हम उसके फर्दर एनालिसिस करके अंदर तक जाते हैं। इन दैट केस वी ब्रेक द स्टेटमेंट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स and try to understand their interrelations as well. We will start our detailed study of deductive arguments with the analysis of a simplest kind of statement called categorical proposition. हमें जब इस तरह की एनालिसिस करते हैं तो जो सिंपल स्टेटमेंट्स की बात हुई कि अगर एक आर्गुमेंट सिंपल स्टेटमेंट से बना हुआ है तो उसमें अगर कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है एक आर्गुमेंट में, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो आर्गुमेंट जब भी होगा तो अपने प्रोपोजिशंस के इंटरनल कनेक्शंस की वजह से ही वहाँ पे रीजनिंग की जा सकेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो आपस में कनेक्टेड होकर आया हो। तो हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है कि हम उसको फर्दर एनालाइज करें और स्टेटमेंट्स के अंदर जाएं, फिर उसके अंदर के कंपोनेंट्स के को समझें। तो आगे जो हम लोग पूरा अपना फोकस रखेंगे इस वीक के लेक्चर के दौरान, वो हमारा फोकस ये रहेगा कि जो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ प्रोपोजिशन है, जिससे हम बाद में लेटर ऑन जब अपनी स्टडी को एडवांस लेवल पे आगे बढ़ाएंगे तो और भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। लेकिन जब शुरू कर रहे हैं उस समय ये ज़रूरी है कि प्रक्रिया को आसान से जटिल की तरफ मूव कराएं, आगे ले जाएं, क्योंकि आसान से जटिल की तरफ बढ़ना एक बेहतर तरीका होता है चीज़ों को समझने का। तो जो सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ प्रोपोजिशन है जो कि एक आर्गुमेंट में आता है, वो आर्गुमेंट का सिंपलेस्ट काइंड ऑफ प्रोपोजिशन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है। और कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होता है, उसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनके बीच आपसी रिलेशन कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम आगे के लेक्चर्स में, इसी वीक के लेक्चर्स में और आने वाले जो वीक होगा, आने वाले कुछ वीक तक हम लोग इन्हीं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के साथ जो इन्फरेंस करते हुए डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फरेंसेस और आर्गुमेंट्स बनाते हुए और इनसे बने हुए आर्गुमेंट्स की टेस्टिंग करते हुए अपना जो पूरा समय इन्वेस्ट करेंगे। तो इस जो फर्स्ट लेक्चर है उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की स्टडी शुरू करेंगे। थैंक यू।